हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने रीजनल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कर लिया था और आज हमको रीजनल किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया करना है। खानदेश, इट वॉज अ स्मॉल इक्ता ऑफ द सल्तनत सिचुएटेड इन द वैली ऑफ ताप्ती. Its governor Malik Raza Faruqi was set up as de facto ruler immediately after the death of Firoz Tughlaq. On his death in 1399, his son Malik Nasir became the ruler. He conquered the fort of Asirgarh from its Hindu chief but was himself constrained to acknowledge the suzerainty of Gujarat. One of his descendants, Adil Shah II, expanded his estate by the conquest of Gondwana. Wedged in between the Bahmani kingdom and Gujarat, feudal state of Khandesh was coveted by both. Therefore, it failed to flourish as a sovereign state. Some of its territories were annexed by its powerful neighbors in the course of time, and Asirgarh was conquered by Akbar in 1601. तो खानदेश जो है एक बहुत ही छोटा सा इक्ता था सल्तनत का, जो कि ताप्ती के किनारे में था. इसके गवर्नर का नाम था मलिक राजा फारूकी. मलिक राजा फारूकी जो है वो फिरोज़ तुगलक के मरने के बाद जो है सीधा मेन रूलर बन जाते हैं. मलिक राजा फारूकी जो है वो 1399 में मर गए और इनके बेटे मलिक नासिर जो हैं वो नए रूलर बने. उन्होंने जो है एक हिंदू चीफ से असीरगढ़ को जो है वो कब्ज़ा कर लिया, पर उसके बाद जो है उनको खुद गुजरात की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी पड़ी. और मलिक नासिर के एक डिसेंडेंट आदिल शाह II जो थे, उन्होंने जो है एम्पायर को गोंडवाना को कैप्चर करके अपने एम्पायर को और बढ़ाया. लेकिन ये जो है खानदेश जो है वो गुजरात और बहमनी किंगडम के बीच में था, और बहमनी किंगडम और गुजरात दोनों ही दो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे. इस वजह से ये जो है ये कभी बढ़ नहीं पाया, क्योंकि इनको इसके जो है दो कॉम्पिटिटर्स थे उस वजह से. और फाइनली जो है इनको जो है क्या कर लिया गया, इनके कुछ किंगडम्स को तो पावरफुल नेबरहुड ने एनेक्स कर लिया, और कुछ पार्ट जो इनके किंगडम के थे उनको जो है असीरगढ़ जैसे कि, तो उसको जो है अकबर ने 1601 में कैप्चर कर लिया. अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द साउथ, दैट इज़ बहमनी, और फिर इसके बाद विजयनगर. बहमनी एंड विजयनगर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स ऑल्सो. सो बहमनी, rebellious Amiran e Sada, the centurions of the foreign nobles in the imperial service of Delhi, acquired control of Daulatabad in 1346-47 and set up one of their colleagues, Ismail Mak, as their king. तो क्या हुआ, एक रिबेलियस अमीर ए सदा जो कि दिल्ली के इम्पीरियल सर्विस में थे, फॉरेन नोबल्स जो हैं उन्होंने क्या किया, दौलताबाद का कंट्रोल जो है खुद के हाथ में ले लिया. अमीर सदा कौन है, ये आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन नोबल्स ने जो है अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था. तो जब दिल्ली के सुल्तान से वो नाखुश थे तो उन्होंने दौलताबाद पे अपना कंट्रोल किया और अपने कलीग इस्माइल मक को जो है दौलताबाद का राजा बना दिया. मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सब हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सबको सप्रेस नहीं कर पाए. और इस वजह से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की इस समय जो है एज भी ड्यू टू हिज ओल्ड एज, हाउएवर, तो इस्माइल मक को जो है दौलताबाद का राजा बना दिया अमीरन ए सदा ने. लेकिन इस्माइल मक जो है वो थोड़े ओल्ड हो गए थे, तो इस वजह से इस्माइल ने जो है वॉलेंटरली रिज़ाइन कर दिया इन द फेवर ऑफ अ मोर इंटरप्राइजिंग नोबल हसन. तो इस्माइल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही मेरी एज हो चुकी है, तो मैं हसन को नॉमिनेट करता हूँ. उन्होंने हसन को नॉमिनेट कर दिया, हु हैड मीनवाइल कॉन्कर्ड गुलबर्ग बाय डिफीटिंग द इम्पीरियल सपोर्टर. और हसन ने इसी समय में गुलबर्ग पर अपना अधिकार ऑलरेडी जमा लिया था इम्पीरियल आर्मी को हराकर. तो ही असेंडेड टू द थ्रोन एट गुलबर्ग विद द टाइटल ऑफ सुल्तान अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह. तो हसन जो है वो गुलबर्ग के तख्त पर सुल्तान अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जो है 3 अगस्त 1347 को बैठे. रूलिंग हाउस फाउंडेड बाय हिम केम टू बी नोन एज बहमनी. और अलाउद्दीन बहमन शाह ने ही जो रूलिंग हाउस स्टैब्लिश किया, इनके नाम पर उस हाउस का भी नाम बहमनी डायनेस्टी पड़ गया.
बहमनी किंगडम जो है वो रफली बेरार इन द नॉर्थ टू कृष्णा रिवर इन द साउथ तक फैला हुआ था, और ये जो है ये न्यूक्लियस ऑफ मुस्लिम पावर था डेक्कन एरिया में। इसमें 18 सुल्तान आए जिनका रूल जो है वो लगभग 180 साल तक चला, 1347 से 1527 तक। इसमें से कुछ, इन 18 सुल्तान में कुछ रूलर जो हैं वो बहुत केपेबल हुआ करते थे। हसन रूल्ड फॉर अबाउट अ डिकेड. He carved out a fairly large kingdom by continuous warfare. His outstanding conquests, including Bidar, Goa, Dabhol, Kolhapur, and a part of Telangana. He divided his kingdom into 4 provinces called Tarafs and their headquarters at Gulbarg, Daulatabad, Berar, and Bidar. Each province was entrusted to an Amir called Tarafdar, who received a jagir in lieu of his service. The administration was based on feudal principle. The provincial governors recruited their own army and rendered service to the state in times of need. तो हसन जो है वो लगभग 10 साल तक उन्होंने जो है अपना रूल चलाया और बहुत सारे किंगडम्स को कैप्चर किया, जैसे कि बिदार, गोवा, दाभोल, कोल्हापुर, ये सारे एरिया को, तेलंगाना को, इनको कैप्चर किया। और उन्होंने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को जो है 4 प्रोविंसेस में बांटा और प्रोविंसेस को कहता था तरफ। तो तरफ कहा जाता था और प्रोविंसेस के हेडक्वार्टर थे गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बिदार में। और तरफ को जो है एक मंत्री रूल किया करते थे जिसको कि तरफदार कहा जाता था, जिसको जागीर मतलब लैंड मिलता था अपने सर्विस के बदले, मतलब फ्यूडल सिस्टम था अरेंजमेंट का, और उसको लैंड में पेमेंट मिलता था और बदले में उसको क्या करना होता था, आर्मी मेंटेन करना होता था। और जब भी सेंटर को नीड होता था, मतलब जब भी हसन को नीड हुआ या किंग को नीड हुआ, जो भी मेन सुल्तान हो हसन के बाद भी, तो उनको जो है अपने आर्मी से उनको सपोर्ट करना है। हसन के बेटे मोहम्मद शाह वन लेड द फाउंडेशन ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर सैफुद्दीन घोरी. He created civil departments, each of which was held by separate minister. Besides the prime minister, known as Wazir or Wakil, there are Amir-e-Jumla, the finance minister, Wazir-e-Ashraf, the foreign minister, Sadr-e-Jahan, head of ecclesiastical and judicial department. Nazir acted as the deputy finance minister, while deputy minister called Peshwa was attached to the office of the prime minister. Kotwal in the big towns was the head of the police department and responsible for maintenance of law and order. Muhammad Shah fought with Muslim states of Malwa, Khandesh and Gujarat for the territorial expansion and entered into deadly conflict with the Hindu rulers of Warangal, Odisha and Vijayanagar. Conflict with the latter acquired a religious tinge, being styled as jihad. और जब हिंदूज के साथ ये लड़ रहे थे मोहम्मद शाह, तो उसको जिहाद का नाम दिया गया. होली वॉर अगेंस्ट द इन्फिडल्स. इट बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ द साउदर्न पॉलिटिक्स throughout the period of the existence of the 2 rival kingdom विजयनगर एंड बहामनी, and in long run ruined both of them. तो क्या हुआ, हसन के बेटे मोहम्मद शाह वन जो है वो उन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया अपने प्रधानमंत्री सैफुद्दीन घोरी की मदद से. उन्होंने जो है सिविल डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया और अलग अलग मिनिस्टर को दिया. प्राइम मिनिस्टर को वकील या वज़ीर कहा जाता था. फिर अमीर जुमला जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जाता था. वज़ीर अशरफ फॉरेन मिनिस्टर को कहा जाता था. सदर जहान जो है वो जुडिशियल डिपार्टमेंट को हेड करते थे. नाजिर जो है वो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और एक डेप्यूटी मिनिस्टर भी होता था जिनको पेशवा कहा जाता था. वो प्राइम मिनिस्टर को, पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंस के लिए होते थे. कोतवाल जो है वो बड़े बड़े टाउन के पुलिस डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते थे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करते थे. मोहम्मद शाह जो है उन्होंने मुसलमान राज्यों के साथ लड़ाई की जैसे कि मालवा, खानदेश और गुजरात, और उनसे लड़ाई करके उन्होंने जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाया. हिंदू राज्यों के साथ भी लड़ाई की जैसे वारंगल, उड़ीसा और विजयनगर. और जब हिंदू राज्यों के साथ लड़ाई की तो इसको जिहाद का नाम दिया गया. ये हम लोग देख रहे हैं कि मेडिवल पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे से चल रहा है कि जब भी कोई मुस्लिम हिंदू से लड़ाई कर रहा है, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ मोहम्मद घोरी वी आर सीइंग दिस ओनली. मोहम्मद एक्चुअली महमूद ऑफ गजनी के समय से
कि जब कोई मुसलमान हिंदू से लड़ाई कर रहा है तो वो इसको जिहाद का नाम दे रहा है, क्योंकि मैंने इसका कारण ऑलरेडी बता दिया। क्योंकि जब जिहाद कहते थे तो क्या होता था, सोल्जर्स जो है वो इंस्पायर्ड होते थे लड़ने के लिए, क्योंकि अगर लड़के जीत गए तो उनको खुम्स मिलेगा, जो कि 80% शेयर होता था, जो भी लूट आता था वो सोल्जर में बांट दिया जाता था। तो यहाँ से फ़ायदा है। और अगर लड़के हार गए तो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या था कि अगर आप हार भी रहे हैं तो आप जो है एक काफिर को मार के या काफिर के खिलाफ लड़ने में हार रहे हैं तो आपको सीधा जन्नत मिल जाएगा। तो इनको लगता था कि मरने के बाद भी विन विन सिचुएशन है, ना मरो जिंदा रहो तो भी विन विन सिचुएशन है। तो दैट्स वाई ये बहुत हम पॉलिटिक्स में बड़े ईजिली देखेंगे मेडिवल इंडिया के, कि जिहाद का नाम दे करके लड़ा गया। नाउ Mujahid Shah, son of Mubarak Shah I, made two unsuccessful bid to encroach upon the territory of Vijayanagar। तो मुबारक शाह के बेटे जो है मुजाहिद शाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है दो नाकाम कोशिश की विजयनगर को कैप्चर करने की। ड्यूरिंग हिज रेन नोबिलिटी ऑफ द किंगडम केम टू बी डिवाइडेड इनटू टू राइवल फैक्शन, फॉरेनर्स एंड द दखिनीज। तो क्या हुआ, इनके समय में जो है जो मंत्री थे वो दो अलग अलग ग्रुप में बट गए, एक तो फॉरेनर्स और एक दखिनीज जो साउथ इंडिया के ऑलरेडी थे, और फॉरेनर्स जो कि नॉर्थ से आए थे या इधर उधर से आए थे। सुल्तान एक्सटेंडेड लिबरल पैटर्नेज टू फॉरेन इमिग्रेंट्स, पर्टिकुलरली द पर्शियन एंड द टर्क्स। दे रिसीव्ड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द सर्विस एंड एक्साइटेड द जेलसी ऑफ नेटिव मुस्लिम नोवेल्स। Like the mutual conflict of Bahmani and Vijayanagar kingdom, the rivalry between these fractions of nobility became very acute in the years to come and proved detrimental to the interest of the state। जैसे विजयनगर और बहामनी में लड़ाई चल रही थी, वैसे ही जो है ये फॉरेनर्स और दखिनीज में भी लड़ाई चल रही। दखिनीज जो है वो इंडियन मुस्लिम थे जो साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते थे, और फॉरेनर्स जो है वो टर्किश पर्शियन थे। तो फॉरेनर्स को जो है मुजाहिद शाह जो है वो बहुत लिबरल पैट्रोनेज देते थे, इस वजह से जेलसी हो गई। तो ये दोनों फैक्शन भी एक दूसरे को बर्बाद करके इन्होंने जो है अपना एक दूसरे का काम बिगाड़ दिया। जैसे कि विजयनगर और बहामनी भी लड़ करके दोनों ने एक दूसरे को बहुत लॉस पहुंचाया, दोनों ही किंगडम ने। आते हैं आगे मोहम्मद शाह टू पर। मोहम्मद शाह टू जो है वो हसन के ग्रैंडसन थे, और वो वॉज अ मैन ऑफ पीस। वो एक इंसान थे, वो पीसफुल रिलेशन चाहते थे, और वो उन्होंने जो है विजयनगर के साथ पीसफुल रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश किए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो जनता की भलाई, वेलफेयर में गुजारा। उन्होंने मस्जिद बनवाए, दरगाह बनवाए मुस्लिम संतों के लिए, और फिर लोग जो कन्वर्जन कर रहे थे इस्लाम में उसको उन्होंने इनकरेज किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खोला और विद्वानों को भी पैट्रोनाइज किया। सुल्तान जो है उन्होंने एक्सटेंसिव फेमाइन रिलीफ मेजर्स लिए, मतलब जब सूखा पड़ेगा तो कैसे राहत देना है, तो उन्होंने जो है अपने लोगों को राहत देने के लिए बहुत सारे मेजर्स भी लिए। माना जाता है कि उन्होंने जो है 5000 बुल्लोक कार्ट्स को जो है एम्प्लॉय किया हुआ था टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फॉर मालवा एंड गुजरात टू मीट द कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। कि जब कमी पड़ जाए तो फिर क्या होगा, तो मालवा और गुजरात से जो है वो अन्न लाया गया ताकि स्कार्सिटी को मीट किया जाए। ताजुद्दीन फिरोज शाह, another grandson of Hassan, was a man of sociable habits. He was fond of company of learned and the holy. A religious fanatic, he revived conflict with Vijayanagar and defeated the armies of Vijayanagar in 2 actions. In third encounter, however, he received a crushing defeat and fled the battlefield in utter humiliation. He was deposed by his brother Ahmad Shah. The latter led a retaliatory expedition into Vijayanagar and wreaked his vengeance upon its innocent inhabitants, 20,000 of whom were murdered in cold blood. He extracted war indemnity from the king of Vijayanagar. Ahmad Shah also fought successfully against other neighboring states, including those of Warangal, Malwa, and Gujarat. Ahmad Shah being transferred his capital from Gulbarg to newly constructed town of Bidar. ताजुद्दीन फिरोज शाह जो हैं ये हसन के ही ये ग्रैंडसन हुआ करते थे, और इनकी हैबिट जो है सोशेबल हैबिट्स थी इनकी। इनको जो है लर्नेड लोगों की कंपनी में रहना, संतों की कंपनी में रहना पसंद था, पर ये जो है धार्मिक कट्टरता थी इनमें। और फिर इस वजह से क्या हो गया कि विजयनगर के साथ जो है इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट वापस से शुरू कर दिया, जो मोहम्मद शाह टू ने
ख़त्म किया था, फ्रेंडली रिलेशन स्टार्ट किया था, वो इन्होंने वापस से लड़ाई झगड़े शुरू करवा दिए। 2 बार जो है इन्होंने विजयनगर की आर्मी को डिफ़ीट किया, पर तीसरी इनकाउंटर में इनको जो है विजयनगर की आर्मी ने डिफ़ीट कर दिया और इनको बहुत शर्म आई और ये बैटलफील्ड से भाग गए। इनके दूसरे भाई अहमद शाह ने इनको मार दिया और फिर इनके भाई जो है अहमद शाह ने इनको मार दिया और विजयनगर की तरफ उन्होंने वापस से अटैक किया अहमद शाह ने, और गुस्से में जो है उन्होंने विजयनगर के 20,000 इनोसेंट लोगों को मार दिया और विजयनगर के राजा से जो है वो सारा वॉर का खर्चा भी लिया। अहमद शाह जो है उन्होंने बाकी स्टेट के साथ भी ऐसा ही कुछ किया, वारंगल, मालवा, गुजरात, इन पर भी अटैक किया। अहमद शाह ने गुलबर्ग से कैपिटल को बिदर शिफ्ट कर दिया। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैपिटल किसने शिफ्ट किया था गुलबर्ग से बिदर। नाउ हुमायूं। हुमायूं वॉज अ टायरेंट who struck terror in the hearts of his people. It is said that once he ordered his rebel brother Hassan to be thrown before a tiger in an enclosure, who killed and devoted him in the presence of Sultan and devoured him in the presence of Sultan. Firishta says that Humayun is in a state of drunkenness was murdered by one of his own servants. To his good fortune, Humayun had secured the service of very capable minister Mahmud Gawan, entitled Khwaja-e-Jahan, who maintained perfect law and order in the state and protected it from the baneful influences of whimsical and cruel deeds of the Sultan. तो पहले हम लोग हुमायूं का देख लेते हैं। तो हुमायूं जो है एक बहुत ही जालिम राजा हुआ करता था और ये लोगों के दिल में जो है इन्होंने कहर पैदा करके रखा हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जो है इन्होंने अपने ही भाई हसन को जो है एक बाग के आगे जो है फिकवा दिया था और सुल्तान के प्रेजेंस में ये सब हुआ और फिर उन बाग ने जो है उनको मार दिया। फिरिश्ता जो है कहते हैं कि हुमायूं जो है जब वो ड्रंकननेस के स्टेट में रहते थे, जब वो इंटॉक्सिकेंट लिए हुए होते थे, तो वैसे स्टेट में जो है एक बार वो थे, तभी हुमायूं के किसी नौकर ने ही हुमायूं को मार दिया। पर हुमायूं का लक ये अच्छा था कि जब हुमायूं रूल कर रहे थे तो हुमायूं के एक बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे हुमायूं के साथ, महमूद गवन। इनको ख्वाजा-ए-जहान की उपाधि भी मिली। ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था और साथ साथ जनता को भी बचाया था हुमायूं के जो भी कहर है उससे। महमूद गवन जो है एक फॉरेन इमिग्रेंट थे जो धीरे धीरे जो है वो बीजापुर में जो है उनको गवर्नरशिप मिली। ऑन द डेथ ऑफ हुमायूं, प्राइम मिनिस्टर प्लेस्ड हिज माइनर सन निज़ाम शाह ऑन द थ्रोन एंड द डोवेगर क्वीन मखदूमा-ई-जहान एक्टेड एज द रीजेंट ऑफ द यंग प्रिंस। तो जब हुमायूं की डेथ हो गई तो उनके बेटे को जो है महमूद गवन ने थ्रोन पर निज़ाम शाह को बैठा दिया और उनकी माँ जो है वो उनकी रीजेंट बन गई। Taking advantage of minority of the Sultan, ruler of Ulisha, Telangana, invaded the Bahmani kingdom, but Mahmud Gawan gallantly defended his charge. तो जब उड़ीसा तेलंगाना के लोगों को पता चला कि बहामनी में तो एक माइनर बैठा हुआ है सुल्तान के जगह पर, तो उन्होंने जो है इस पर अटैक कर दिया। बट महमूद गवन ने जो है अपने चार्ज को करते हुए, अपने ड्यूटीज़ को करते हुए बहामनी को बचाया। Sultan of Malwa also coveted the territory of Bahmanids but was compelled to retire because of the diplomatic maneuvers of the crafty prime minister. तो मालवा के जो सुल्तान थे उन्होंने भी ऐसा कुछ कोशिश किया, लेकिन उनको भी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उनके भी सिचुएशन से उन्होंने बहामनी को बचाया। निज़ाम शाह जो है died a sudden death in 1463 and was succeeded by his brother मोहम्मद शाह III. अब निज़ाम शाह जो है ना वो अचानक से उनकी जो है सडन डेथ हो गई और फिर उनको सक्सीड किया उनके भाई मोहम्मद शाह III ने। He indulged in excessive drinking and sensual pleasures, and nevertheless the affair of the state were not adversely affected owing to the vigilance and devoted service rendered by महमूद गवन। तो ये तो मतलब ना ये सेंसुअल प्लेजर्स में इंटॉक्सिकेंट पीने में बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी स्टेट अच्छे से चल रहा था, ऑल थैंक्स टू महमूद गवन। ही वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट नेबरिंग हिंदू स्टेट्स एंड कॉन्कर्ड अ पार्ट ऑफ कोंकण प्रिंसिपैलिटी, खलना, राजामुंद्री, कोंडवीर एंड गोवा। तो महमूद गवन ने जो है नेबरिंग स्टेट्स को पर जो है वॉर किया और फिर कोंकण प्रिंसिपैलिटी का एक पार्ट जो है वो कैप्चर किया, खलना, राजामुंद्री, कोंडवीर और गोवा ये सब कैप्चर किया।
He defeated and extracted tribute from the ruler of Vijayanagar and brought huge booty from Odisha in a surprise raid. और एक सरप्राइज रेड किया उड़ीसा पर, वहाँ से बहुत सारा वॉर बूटी लेकर के आए और विजयनगर पर जो है विजयनगर के रूलर को भी एक बार हराया. During the reign of Muhammad Shah III, South was engulfed with severe famine, which took a heavy toll of human and animal life. मोहम्मद शाह तीन के ही समय में क्या हो गया था कि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में जो है एक सूखा पड़ गया था, भयानक सूखा, जिससे जो है वो जिसने हैवी कॉस्ट किया ह्यूमन और एनिमल लाइफ को. महमूद गवन ने जो है रिसोर्सेस, स्टेट के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके जो भी सूखे से जो लोग जो है सूखे की त्रासदी में थे उनको जो है मदद करने की कोशिश की जितना भी पॉसिबल हो पा रहा था. अभी Mahmud Gawan was an administrator par excellence. Though a leader of foreign nobility, he was tactful and shrewd diplomat who secured the cooperation of most of the grandees of the kingdom in running the administration smoothly. He carried out extensive reforms in the field of the administration and imparted freshness and vigor to the whole setup. He improved the financial resources of the state, effected land revenue reforms, strengthened the force of law and order, streamlined the judiciary, and inculcated discipline and efficiency among the services. Mahmud Gawan was loyal and devout servant of the state who was popular among the people and enjoyed confidence of the nobility. Albeit some of the Dakhinis felt jealous of him, once during the absence of Prime Minister from the capital, they hatched a conspiracy and poisoned the ears of the Sultan by showing him a forged letter of treasonable contents allegedly written by Mahmud Gawan to Narsimha, the ruler of Vijayanagar, against the interest of Bahmani kingdom. In a fit of drunkenness, the Sultan signed the death warrants of Mahmud Gawan and by doing so sounded the death knell of Bahmani kingdom itself. Prime Minister was put to death on April 5, 1481. His death spread a wave of consternation and resentment throughout the kingdom. The conspirators were exposed soon afterwards and Sultan inflicted severe punishment on them. He wept and cried over his foolish action in having broken the pillar of the state and died a grief-stricken man on 22 March 1482. With the death of Mahmud Gawan, departed the glory and fortunes of Bahmani kingdom almost instantaneously. He was one of the greatest statesmen and administrators of early medieval India. He served the three Bahmani rulers with distinction and enhanced the power and prestige of the kingdom. He was kind-hearted, generous man of simple habit, a great scholar and patron of education, learning. He founded a magnificent college and library at Bidar. He spent his leisure hours in the study of book and took delight in the company of saint and scholar. He was, however, a religious fanatic who suffered from religious pride and prejudices of the age. The study of achievements of Bahmani kingdom is unintelligible without the reference to the career of and performance of Mahmud Gawan. तो हम लोग पहले अब महमूद गवन को थोड़ा सा देखते हैं. तो महमूद गवन एक बड़े ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक श्रीयूड डिप्लोमेट थे और इन्होंने जो है सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हुए थे, सारे नोबेलिटी के साथ. और इन्होंने जो है बहमनी किंगडम जो है इनके समय पर बहुत ही हाई एस्टीम बहमनी किंगडम की थी. इन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, जुडिशरी को स्ट्रीमलाइन किया, डिसिप्लिन डाला लोगों में और सर्विसेज जो कर रहे थे उनमें. महमूद गवन जो है वो एक डिवाउट सर्वेंट थे सुल्तान के और बहमनी किंगडम के कह लें. तो महमूद गवन जो है एक्चुअली में एक फॉरेनर थे, है ना. तो दक्षिणीज जो है मैंने बताया ना कि नोबेल के दो फैक्शन थे, फॉरेनर्स और दक्षिणीज. तो फॉरेनर्स को तो अगर थोड़ा बहुत भी क्या होता था, हेल्प मिल जाता था या पैटर्नशिप मिलती थी, लिबरल ट्रीटमेंट होता था उनके साथ, तो दक्षिणीज जेलस हो जाते थे. तो दक्षिणीज जो है वो महमूद गवन के भी नाम शान शौकत से जेलस थे. तो उन्होंने जो है जब महमूद गवन कैपिटल में नहीं थे तो उन्होंने जो है सुल्तान जो है, हमने कहा कि ऑलरेडी मोहम्मद शाह III को जो है ना पीने की लत लगी हुई थी. तो जब एक बार सुल्तान जो है वो ऐसे ही हालत में थे तो तभी उनको जो है एक नकली लेटर दिखा दिया जो कि एक्चुअली में जिसमें ऐसा दिख रहा था कि महमूद गवन ने नरसिम्हा को जो है, जो नरसिम्हा जो कि विजयनगर जो कि बहमनी का कह लो कि दुश्मन राज्य था, उसको जो है महमूद गवन ने लेटर लिखा था बहमनी के अगेंस्ट.
ये देख करके सुल्तान को बड़ा गुस्सा आ गया और सुल्तान ने जो है महमूद गवन के डेथ वारंट पर साइन कर दिया। और फिर बहमनी में जो है क्या हो गया कि लोगों ने जो है मतलब महमूद गवन को जो मार दिया गया 5 अप्रैल 1481 में। पर महमूद गवन के मरते ही जो है बहमनी का भी जो है ग्लोरियस फेस जो है वो भी मर गया। जब बाद में सुल्तान को पता चला कि ये कॉन्स्पिरेसी थी तो सुल्तान बहुत ज़्यादा रिमोर्स में थे और वो बहुत ही रोने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको समझ में आया कि उन्होंने कितना फूलिश एक्शन कंडक्ट किया है। और इसी दुख से 22 मार्च 1482 को उनकी भी मृत्यु हो गई। महमूद गवन के मरते ही विजयनगर किंगडम जो है वो धीरे धीरे बहमनी किंगडम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद महमूद गवन ने जो एक्चुअली 3 बहमनी रूलर्स को जो है सर्व किया था और पावर और प्रेस्टीज बढ़ाया था। वो एक इंसान थे सिंपल हैबिट्स के, उनको जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे और ख़ुद जो है उन्होंने एक मैग्निफिशेंट कॉलेज खोला था बिदर में, लाइब्रेरी खोला था। वो जो है अपने खाली समय को पढ़ने में ही बिताया करते थे, संतों के साथ जो है उठना बैठना हुआ करता था। लेकिन एक बुरी बात थी कि ये जो है ये धार्मिक कट्टरता जो है ये इनमें थी। तो ये उस वक्त की भी बात है कि उस समय थोड़ा इन्वायरमेंट भी ऐसा था, पर इनमें धार्मिक कट्टरता थी। पर बहमनी जो है वो जिस भी अचीवमेंट्स में पहुंच पाया उसमें एक बहुत बड़ा हाथ महमूद गवन का भी होता है। Muhammad Shah III was succeeded by 12-year-old son Mahmud Shah. In the absence of a man of integrity like Mahmud Gawan, the court was sharply divided into traditional rival groups of the Dakhinis and the foreigner. Disharmony among them encouraged the provincial governors to assert their independence. Thus, within a couple of years, outlying provinces of the state were cut off from Bidar, which was reduced to petty principality. With the death of Mahmud Shah in 1518, the Bahmani kingdom virtually came to an end, though 3 more weak and incompetent princes of the ruling house continued to rule in the nominal control of Bidar till 1527. They were puppets in the hands of all-powerful minister Qasim Baridul Mamalik and later his son Amir Ali Barid. The last prince of Bahmani dynasty, Kalimullah, was deposed by his wazir Amir Ali Barid in 1527, who laid the foundation of what was called the Barid Shahi dynasty of Bidar. तो यहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद शाह III के मर जाने के बाद जो है उनके 12 साल के बेटे महमूद शाह आ गए और महमूद शाह जो है उनको जो है महमूद गवन या किसी ऐसे कैपेबल इंसान की प्राइम मिनिस्टीरियलशिप नहीं मिली, जिस वजह से कोर्ट वापस से दक्षिणी और फॉरेनर्स में डिवाइड हो गया। इनके बीच में जो डिसहार्मनी थी उस वजह से क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नर्स जो है उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कह दिया और 2 साल में जो है बीदर की जितनी भी आउटलाइन प्रोविंसेस थी बहमनी किंगडम की, वो जो है वो बीदर से कट गई। महमूद शाह जो है 1518 में महमूद शाह जो है वो मर गए और इनके मरते ही बहमनी किंगडम वर्चुअली ख़त्म हो गया। लेकिन 3 और इनकॉम्पिटेंट रूलर आए जो बस नाम के रूलर रह गए और वो जो है अपने पावरफुल मिनिस्टर्स के हाथों की कठपुतली बन के रहे। लास्ट प्रिंस जो बहमनी डायनेस्टी के थे कलीमुल्ला, उनको जो है उन्हीं के वज़ीर आमिर अली बरीद ने जो है डिपोज कर दिया 1527 में और फिर आमिर अली बरीद ने जो है शुरू किया बरीद शाही डायनेस्टी ऑफ बीदर। ओके, बहमनी किंगडम वॉज स्प्लिट अप इनटू 5 इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी और फिर बहमनी किंगडम धीरे धीरे जो है वो 5 अलग अलग प्रिंसिपैलिटी में बट गया। द स्टेट ऑफ बीजापुर वॉज सेट अप बाय अ टर्किश नोबल यूसुफ आदिल शाह इन 1489। रूलिंग हाउस फाउंड बाय हिम केम टू बी नोन एज आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर जो है वो यूसुफ आदिल शाह के अंदर आ गया। ये एक टर्किश नोबल हुआ करते थे बहमनी किंगडम के ही, और फिर इनके अंदर जो स्टेट ऑफ बीजापुर था उसको क्या, वहाँ पर जो डायनेस्टी फ्लरिश हुई उसको कहते हैं आदिल शाही डायनेस्टी। Malik Ahmad, governor of Junar, declared himself independent of the Bahmani kingdom with the title of Sultan Nizam Shah in 1490. He shifted his headquarters to the newly constructed town of Ahmednagar and laid the foundation of Nizam Shahi dynasty of Ahmednagar. पहला तो हो गया, पहली डायनेस्टी क्या है, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, जिसको आदिल शाह ने स्टैब्लिश किया। दूसरा मलिक
अहमद जो हैं, जो कि जूनर के गवर्नर हुआ करते थे, वो भी बहामनी से इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने जो है अपना हेडक्वार्टर नए टाउन अहमदनगर में बनाया और अहमदनगर में उन्होंने स्टैब्लिश किया निज़ाम शाह ने निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर। सो 2 डायनेस्टी हो गई, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर। तीसरी डायनेस्टी, ही कॉन्कर्ड दौलताबाद इन 1499। फतेह उल्लाह इमाद शाह, गवर्नर ऑफ बेरार, also asserted his independence in about 1490 and thus became the founder of इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार। इसके बाद तीसरी डायनेस्टी क्या हुई, फतेह उल्लाह इमाद शाह जो कि बेरार के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हम भी भाई इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने जो है इमाद शाही डायनेस्टी स्टैब्लिश की। कुतुब शाह, गवर्नर ऑफ तेलंगाना, सेट अप एज इंडिपेंडेंट रूलर विथ हिज हेडक्वार्टर एज गोलकंद इन 1512। और कुतुब शाह जो हैं, जो कि तेलंगाना के गवर्नर थे, उन्होंने जो है कहा कि मैं भी इंडिपेंडेंट, और उन्होंने जो है गोलकोंडा को जो है अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया और फिर वहाँ पर स्टैब्लिश किया कुतुब शाही डायनेस्टी। तो हम कितनी डायनेस्टी पढ़ चुके, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर जो कि आदिल शाह ने स्टैब्लिश किया, फिर निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर जो निज़ाम शाह ने स्टैब्लिश किया, उसके बाद इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार जो कि इमाद शाह ने स्टैब्लिश किया, उसके बाद कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा जो कुतुब शाह ने स्टैब्लिश किया। एज नरेटेड अर्लियर, बहामनी डायनेस्टी वॉज इटसेल्फ ट्रांसप्लांटेड एट बिदार बाय अमीर आदिल बरीद शाह। और बिदार में जो अब बच गया था वो बहामनी डायनेस्टी का पार्ट, वो उसको कौन रूल कर रहे थे, आमिर अली बरीद शाह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट के एक्चुअली। तो उन्होंने जो है 1527 में तो वो रूल कर रहे थे, आमिर अली बरीद शाह जो है वो रूल कर रहे थे। एंड द बहामनी किंगडम पास्ट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, और 1527 तक बहामनी किंगडम जो है वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 ग्रुप ऑफ नोबेल्स थे, फॉरेनर्स और दक्षिणीज, उनमें लड़ाई हुई और लड़ाई होते होते जो है प्रोविंशियल गवर्नर को मौका मिल गया कि वो इंडिपेंडेंस घोषित कर ले। और ऐसे में क्या हुआ कि 4 अलग अलग प्रोविंसेस निकल के आई बहामनी किंगडम से, और एक जो है उनके बहामनी किंगडम के ही जो वज़ीर थे उन्होंने अमीर अली बरीद शाह ने खुद ही जो है प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया कि बरीद शाही डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली बहामनी किंगडम के ऊपर, और बहामनी किंगडम ख़त्म हो गया फाइनली क्योंकि बहामनी किंगडम की जगह पर बरीद शाही डायनेस्टी आ गई। अब Bahmanids played a significant role in the political life of the Deccan for about 2 centuries. They were typical despots of the medieval age who exercised autocratic power without restraint and maintained their hold over the dominance by force of arms. Bahmani kingdom was an Islamic state in which all the powers were concentrated in the hand of Muslim nobility. Some of its rulers were religious fanatics who tanned the feeling of communalism among their subjects. The non-Muslims were treated as zimmis. They had to pay jizya and suffer from quite few social and civil disabilities. The grandees of the kingdom rolled in wealth while the subjects were poor though contented. Most of the rulers and their ministers successfully maintained peace and tranquility in the kingdom. Some of them were benevolent despots who earned the goodwill of their subjects because of their public welfare activity. On the whole, Bahmanids were very successful rulers according to the medieval standards. तो Bahmanids जो है वो उन्होंने जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया दक्कन की पॉलिटिकल लाइफ में 200 साल तक। वो जो हैं वो टिपिकल डेस्पॉट्स हुआ करते थे, मतलब लोगों की नहीं सुनते थे, एम्परर ही सर्वे सर्वा होता था। बहामनी किंगडम एक इस्लामिक स्टेट था और फिर मुस्लिम लोगों को बड़े फ़ायदे होते थे। कुछ जो हैं रूलर जो हैं वो रिलीजियसली कट्टर भी थे, धार्मिक कट्टरता भी थी, तो उसमें जो है दूसरे धर्म के लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे उनको जिम्मी कहा जाता था और उनसे जजिया लिया जाता था। जजिया जो है वो एक पोल टैक्स होता है और जिम्मीज़ को जो है सोशल और सिविल डिसेबिलिटीज़ का भी सफ़र करना होता था। जो ग्रैंडीज थे किंगडम के, मतलब जो नोबेल्स वगैरह थे, वो तो पैसों में खेलते थे, उनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे, पर जो प्रजा थी वो गरीब थी। ऑल्डो प्रजा जो है वो कंटेंटेड थी, उनको संतुष्टि थी। पीस वगैरह तो इन्होंने मेंटेन किया सक्सेसफुली और किंगडम को भी बाहर से बचाया। कुछ रूलर जो है वो बहुत बेनेवोलेंट थे, तो उन्होंने जो है प्रजा की अच्छाई के लिए काम भी किया। ऑन द होल हम कह सकते हैं कि बहामनिड जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। मेडिवल सिस्टम के स्टैंडर्ड से देखो तो बहामनिड्स वेर सक्सेसफुल। Thank you so much for watching. Thank you. In the next class we will do Vijayanagar Kingdom.